सो हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। अब हम लोग मनी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पार्ट नंबर 6 पे चलेंगे और टॉपिक है आप लोगों का वर्क्स ऑफ कमर्शियल बैंक। हमने रोल्स ऑफ कमर्शियल बैंक पढ़ लिया था। कमर्शियल बैंक काम क्या करता है ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हमें पता है कि कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, यूको, ICICI, HDFC जो हम बैंक देखते हैं, इनका काम क्या है? डिपॉजिट लेना और लोन देना, है ना। ये काम ऊपर से हम बिल्कुल ये काम इनके मेन फंक्शन में भी आते हैं, लेकिन बैंक्स के और भी काम होते हैं, हम पढ़ेंगे इसमें। हाँ, पहले यही फंक्शन हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो वर्क्स ऑफ कमर्शियल बैंक में आप पहले लिखेंगे एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इसमें लिखेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडेड बाय द बैंक इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, है ना। पहला इंपॉर्टेंट काम क्या है कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेना अपने पास, है ना। कोई भी एक्सेप्ट करा सकता है। फर्म मतलब कंपनी के नाम से भी खाता हो जाती है, खाता हो सकता है, स्कूल के नाम से भी हो सकता है, इंडिविजुअल पर्सन के नाम से भी हो सकता है, ठीक है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब बैंक अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं और इनको आप ढंग से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल लाइफ भी। आप जब बैंक जाएंगे तो आपको इन बातों का ध्यान होना चाहिए जो अकाउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स और परमानेंट डिपॉजिट्स आपका थर्ड है। परमानेंट डिपॉजिट्स में जहाँ लिखा हुआ है वहाँ मेरी तरफ से ब्रैकेट में लिख लीजिए टाइम डिपॉजिट्स। क्या लिखेंगे? टाइम डिपॉजिट, TIMEDEPOSITS, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। अब देखिए करंट अकाउंट डिपॉजिट्स क्या होता है, मेरी बात सुनिए आप। जो बिजनेसमैन हैं या ई मित्र सेवा केंद्र जो चल रहे हैं, ई मित्र हम देखते हैं, या कोई भी और पर्सन जिसको हम अपने बैंक से अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन, यानी कि उसको पता नहीं है कि मैं एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, 10 भी हो सकते हैं, 10 बार पैसा जमा भी करा सकता हूँ, 20 बार निकाल भी सकता हूँ। मनी ट्रांसफर करने की बात हो, 10 बार मनी ट्रांसफर हो, 20 बार मेरे खाते में मनी आए, कुछ भी, मतलब मेरे को खुली छूट चाहिए कि बैंक से कोई रोक टोक ना हो, बैंक से कोई रोक टोक ना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, वो मुझे नहीं चाहिए। ना मुझे कोई चार्ज कटना चाहिए मेरा उसका एक्स्ट्रा, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे सेविंग में जब हम अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन करते हैं, लिमिट के बाहर करते हैं तो चार्ज कटता है। तो अगर ऐसा पर्सन है इसके चार्ज जो ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एक दिन में, वो बार बार विड्रॉ डिपॉजिट कर सकता है, अनलिमिटेड करना चाहता है, तो उसको करंट अकाउंट बैंक प्रेफर करता है। करंट अकाउंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए बिजनेसमैन ज़्यादातर खुलाते हैं जिनका कंटिन्यू ट्रांजेक्शन होते हैं, या जिनका ई मित्र, जैसे मैंने बोला था, ई मित्र वाले क्या करते हैं, कंटिन्यू पेमेंट होते हैं बैंक के, उनके बिल्स वगैरह होते हैं, लाइट के, बच्चों के पेपर्स की फीस वगैरह होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, कंटिन्यू पेमेंट्स उनके चलते हैं, तो वो भी करंट अकाउंट होल्डर होते हैं या प्रेफर करते हैं उसको। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, क्या दिन में 1 लाख बार, 10 बार, 100 बार, जितनी आपकी मर्जी है, भले एक बार, है ना, कई बार हो सकता है ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो एक बार ही हुआ दिन भर में, लेकिन आप फ्री हो, कुछ भी फ्रीडम है आपकी पूरी कि आप अपने खाते को कैसे भी चलाओ, अपने अकाउंट को कैसे भी चलाओ। आप उसमें 10 बार पैसा डालो, मैं मान लो मैंने 10,000 सुबह डाल लिए, शाम को निकाल लिए, फिर 5,000 डाले, 2,000 सुबह निकाल लिए, फिर 3,000 डाले, फिर निकाल लिए, मतलब कितना ही पैसा जमा कराऊँ, कोई। देखिए, आप लोगों का सेविंग अकाउंट में सुनूंगा मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है ना, कि मेरे खाते में कम से कम इतना बैलेंस होना चाहिए, 1,000, 2,000, 5,000, वो जो भी अलग अलग बैंक के हिसाब से स्पेसिफाई होता है। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा कोई नहीं, मिनिमम बैलेंस का चक्कर नहीं, ये चक्कर है कि मैं नंबर ऑफ टाइम्स कितने ट्रांजेक्शन एक दिन में कर रहा हूँ, उससे भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक ये तो फायदे हो गए कि पूरी फ्रीडम है आपको। नुकसान सुनिए, करंट अकाउंट में बैंक इंटरेस्ट नहीं देता किसी भी बात का, कोई पैसा 1 भी रुपये बैंक आपको देगा नहीं आपके पैसे पे ब्याज के तौर पे। दूसरा, करंट अकाउंट पे बैंक आपसे सर्विस चार्ज लेता है। क्या लेता है? सर्विस चार्ज, मतलब कि उस खाते को ऑपरेट करने के लिए 1,000-1,200 रुपये साल का होता है, वो पैसा आपसे बैंक वसूलता है कि हमने जो आप अकाउंट है वो करंट अकाउंट से है तो आपको सर्विस चार्ज पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई करंट अकाउंट डिपॉजिट में क्या होता है, इसमें लिखेंगे आप लोग। चलिए मैं पहले एक से तीनों समझ लेते हैं। करंट अकाउंट, फिर लिखिए सेविंग डिपॉजिट। देखिए सेविंग डिपॉजिट में क्या होता है, जो खाता नॉर्मली होता है डेली लाइफ का, हम लोग ऑपरेट करते हैं, एक सैलरीड पर्सन ऑपरेट करता है जिसकी एक बार महीने में सैलरी आती है और उसके 2-3 ट्रांजेक्शन में उसको निकाल लेता है ना, उसको कोई ज़्यादा काम नहीं है। उसमें ये होता है कि रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन कर सकते हो, हर दिन में रेस्ट्रिक्शन होती है, विड्रॉल में भी, डिपॉजिट में भी। दूसरा, ATM यूज़ करने में भी विड्रॉल होती है ना, ATM भी आप शायद 4 बार महीने में कर सकते हो अपने बैंक से, फिर अगर दूसरे बैंक से करते हो तो इनके ऊपर चार्ज करता है फिर, है ना, 15 रुपये एक ट्रांजेक्शन के, 20 रुपये एक ट्रांजेक्शन के बैंक काट लेता है आपके बैंक से। फिर उसके बाद मान लीजिए, तो ये पाबंदियाँ उसमें आती है सेविंग बैंक अकाउंट में, ठीक है। वैसे मिनिमम बैलेंस भी रखना पड़ता है उसमें आपको, 2,000, 5,000 जितना भी बैंक ने स्पेसिफाई कर रखा, वो लिमिट के नीचे जाते ही फिर बैलेंस करता है, फिर पेनल्टी लगती है। तो इन पेनल्टीज से अगर आपको बचना है तो आप करंट अकाउंट डिपॉजिट खुला लीजिए, है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप फ्री हो। सेविंग वाले में थोड़ी पाबंदियां हैं, लेकिन ठीक है, हम जैसे पर्सन के लिए सेविंग ठीक है ना। आप जैसे मान लीजिए मेरी पेमेंट है, एक बार महीने में आएगी, मैं उसको डिपॉजिट कर लूंगा, 2-3 बार में निकाल लूंगा, 2-4 ट्रांजेक्शन और कर लूंगा। देखिए शायद दिन में 3-4 ट्रांजेक्शन तो फ्री होते हैं, दिन भर में 3-4 बार तो मैं पैसा डाल दो निकाल सकता हूँ, उसके बाद चार्ज करता है।
है ना। तो 3-4 बार तो बहुत है, हम कुछ दिन भर तो बैंक में जाके बैठे रहेंगे, है ना, ये तो हमारे लिए। लेकिन जो बिजनेसमैन वगैरह उनके लिए 3-4 ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होते। अगर वो चाहते हैं मेरे पैसे में तो मेरे बैंक में तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे तो वो करंट अकाउंट खुलाते हैं। सेविंग अकाउंट सबसे ज़्यादा कॉमन है, इस पे ब्याज मिलता है ना। जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट पे आपका जो ब्याज था 0% था, है ना, कुछ नहीं मिलता था। सेविंग पे 4% बैंक ब्याज देता है पर साल का, 4%। ठीक है, अब आप आगे देखिए परमानेंट अकाउंट होता है एफडी और आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स। इसमें क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आज 1 लाख रुपए बैंक के पास लेके गया और उससे मैंने जमा करा दिया 10 साल के लिए कि आपके पास रहेगा, 10 साल बाद आप मुझे ब्याज के साथ इसे वापस लौटा दीजिएगा। बैंक को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है क्योंकि बैंक को देखिए जो पैसा हमारा डिपॉजिट होता है बैंक उसे लोन के तौर पे, इन्वेस्टमेंट के तौर पे आगे बढ़ा देता है। एफडी में बैंक को पूरा तरह सुनिश्चित है कि 1 लाख रुपया हमारे पास ये 10 साल तक रहेगा, हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं, वापस मांगने नहीं आएगा ज़्यादातर केस में। वैसे आप एफडी चाहें तो समय के पहले तोड़वा भी सकते हैं, लेकिन उसमें पेनल्टी लग जाती है फिर, है ना। तो इसलिए पर्सन ना डिस्करेज करता नहीं यार कि हम नहीं तुड़वाते, एफडी अगर करवाइए तो पूरे टाइम तक चले ही सही, क्योंकि फिर आपके पैसे में पेनल्टी लगती है और ब्याज और नहीं मिलता या कम ब्याज मिलता है ना। वो बैंक के सब नॉर्म्स होते हैं, लेकिन हाँ ये बातें थोड़ी बहुत पेनल्टी के रूप में कट जाता है, ठीक है, और ये चीज़ होती है। अब एफडी में 1 साल पैसा जमा होता है, आरडी में टुकड़ों में पैसा जमा होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे को 1 लाख रुपए कराना तो है, लेकिन मैं ऐसे नहीं कराऊंगा कि एक साथ मैं 5-5 हज़ार रुपये महीना कराऊंगा। तो 20 महीने में मेरा 1 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा और 20 महीने तक मेरी आरडी है तो मैं 20 महीने में उसको तोड़वा लूंगा। लेकिन हाँ ब्याज कम मिलेगा एफडी से, क्योंकि एफडी में तो आपने 1 लाख एक साथ दे दिया था बैंक को, अब आप 5-5 हज़ार महीने करके 1 लाख दे रहे हो तो उसमें ब्याज थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। एफडी आरडी में ब्याज लगभग 6% है और एफडी में 8%। देखिए इनको आप लिख मत लेना, ये एक इंडिकेटिव मैंने दिया है कि कैसे आप इन खातों को समझेंगे। करंट बिल्कुल आप फ्री हो, कुछ भी करो अपने खाते के साथ, 0% ब्याज मिलेगा। सेविंग में 4%, थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। आरडी में पूरी तरह से आपका पैसा वहाँ जाके धीरे धीरे करके इकट्ठा होता जा रहा है, 6%। एफडी में आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए एक साथ दे दिया, अब 10 साल तक बैंक की शक्ल मत देखना, है ना, तो उसमें 8%। बैंक उसमें सबसे ज़्यादा ब्याज इसलिए देता है क्योंकि वो पैसा एक साथ बैंक के पास आ गया, बैंक उसको इन्वेस्ट कहीं भी कर सकता है ना। फायदा आपको दिख रहा होगा ना बैंक में, बैंक का सबसे ज़्यादा फायदा इसमें तो है एफडी में, ठीक है। होपफुली आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा ढंग से। अब आप लोग लिखेंगे तो और मैं एक और बार एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। द करंट अकाउंट्स आर ओपन बाय, वो 3 नाम लिखने के बाद लिखना है। द करंट अकाउंट्स आर ओपन बाय बिजनेसमैन हु कैन डू रेगुलर ट्रांजेक्शंस थ्रू इट, हु कैन डू रेगुलर ट्रांजेक्शंस थ्रू इट। द बैंक ईदर प्रोवाइड्स, नहीं सॉरी इसमें लिखिएगा, द बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन इट। द बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन, बैंक कोई इंटरेस्ट पे नहीं देता है, ये जो हमारा लेस इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता। द बैंक डज नॉट प्रोवाइड एनी इंटरेस्ट ऑन इट। द जनरल पब्लिक कीप्स इट्स सेविंग इन द सेविंग्स अकाउंट। अभी वो तो करंट अकाउंट को हो गया, कोई ब्याज नहीं मिलता, बिजनेसमैन खुलाते हैं, लेकिन नॉर्मली बिजनेसमैन खुलाते हैं, खुला मैं भी सकता हूँ जाके, है। द जनरल पब्लिक कीप्स इन सेविंग विद द सेविंग अकाउंट, और जनरल पब्लिक इसमें रखती है सेविंग अकाउंट में। द जनरल पब्लिक कीप्स इट सेविंग इन द सेविंग अकाउंट। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन, ये प्रोहिबिशन है, इसको काटिए, रिस्ट्रिक्शंस लिखिए, RESTRICTIONS, पाबंदियां। देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांजेक्शंस इन सच अकाउंट एंड द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन सच अकाउंट्स। There are some restrictions on transaction in such account and the bank also provide interest on such accounts. The current and saving account together called demand deposits. The current and saving account together called demand deposits. इनको demand deposits क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप कभी भी बैंक के पास जाके डिमांड कर सकते हो अपना पैसा, इसलिए demand deposits, है ना। The most interest is paid by the banks on permanent accounts as these are of long duration. The most interest is paid by the banks on the permanent accounts as these are of long duration. ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन के, इसलिए सबसे ज़्यादा ब्याज भी इन पे ही मिलता है। इसमें लिख लिए एग्जाम्पल, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग की स्पेलिंग लिखिए RECURRING, रेकरिंग डिपॉजिट्स। इनको टाइम डिपॉजिट्स क्यों बोलते हैं मैंने बताया था, नहीं सॉरी मैंने लिखाया था अभी सिर्फ कि टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। बोलते क्यों हैं? क्योंकि ये टाइम बाउंड होती है। टाइम बाउंड है ना, जैसे मान लीजिए मुझे है ना बैंक से आरडी खुलाने से पहले बताना पड़ेगा कि मैं कितने साल के लिए खुला रहा हूँ, ऐसा ही एफडी के साथ है। इन दोनों में बताने की जरूरत नहीं कि जैसे मान लीजिए मैं 2000 रुपये डाल रहा हूँ तो कब निकालूंगा, इनमें दोनों में बताने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में बताने की जरूरत है, मैच्योरिटी पीरियड कब आएगा मुझे बताना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि इसलिए इनको टाइम डिपॉजिट्स बोलते हैं। और ये डिमांड डिपॉजिट्स है क्योंकि इन्हें कभी भी डिमांड किया जा सकता है बैंक से, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया। सेकंड फंक्शन आप लोग लिखेंगे प्रोवाइडिंग लोन्स। दूसरा काम क्या है? लोन्स देना।
द बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू ऑल द फील्ड्स इन द इकोनॉमी सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एक्सेट्रा। ठीक है, बैंक हर सेक्टर को लोन देने को तैयार है, इंडस्ट्री हो, बैंक्स नहीं, इंडस्ट्री हो, फर्म्स हो, एग्रीकल्चर हो, सबको लोन देने के लिए बैठा है। द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स टू डिफरेंट पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस और ऑल्सो डिफरेंट। 4 बार डिफरेंट आ गया इस लाइन में, है ना। समझाते हैं अभी क्या है। द इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लोन्स गिवन बाय द बैंक्स टू डिफरेंट पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस और ऑल्सो डिफरेंट। देखिए, अब जो बैंक लोन देता है डिफरेंट लोगों को देता है, डिफरेंट पर्पसेस के लिए देता है, सबकी इंटरेस्ट रेट अलग है। जैसे कि एजुकेशन लोन है, उसकी इंटरेस्ट रेट अलग है, हाउस लोन उसकी अलग, पर्सनल लोन उसकी अलग। मैंने बताया था पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा होती है ना, क्योंकि उसमें पर्सन को कारण नहीं बताना होता क्यों ले रहा है, वो पर्सनल अपनी कुछ भी कर सकता है उस पैसे का। तो इकोनॉमी में वो पैसा डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं होता, तो उस पर ब्याज भी गवर्नमेंट खींच के लेती है ना, क्योंकि डिस्करेज करना है बैंक को पर्सनल लोन पे। बैंक चाहता नहीं है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक पर्सनल लोन ज़्यादा उठाएं, क्योंकि उसका यूज़ उनको पता नहीं है। एजुकेशन लोन पे ब्याज दर कम है, जिसमें भी बॉयज़ की और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए ब्याज दर बॉयज़ से कम है। जैसे मान लीजिए अगर किसी के लोन है 12% बॉयज़ की है एजुकेशन का, तो गर्ल का 11 ही होगा, है ना। तो गर्ल का 11 होगा। तो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। जो गर्ल्स एजुकेशन का नारा गवर्नमेंट देती है, हम देश में दावे करते हैं गर्ल्स के एजुकेशन के, तो उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, है ना, ये करा गवर्नमेंट ने कि ब्याज गवर्नमेंट उस पर कम लेती है, कि अगर आप लड़की को पढ़ाना चाहते हो, लड़की को शिक्षित करना चाहते हो, तो हम उस पर ब्याज कम लेंगे, जो एक अच्छी पहल है बहुत। ठीक है, तो इसमें ये है। तो ये डिफरेंट इसलिए आ रहा था कि हर पर्पस के लिए, हर पर्सन के लिए, हर फर्म के लिए जो लोन है वो डिफरेंट है और उसका इंटरेस्ट भी डिफरेंट होता है। ठीक है, एक टर्म लिखेंगे जो आपकी ये येलो कॉलम में लिख रहा है, ओवरड्राफ्ट। पहले लिखिए फिर समझाता हूँ। ओवरड्राफ्ट इज द फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू प्रोवाइड लोन्स टू इट डिपॉजिटर बाय अलाउइंग हिम टू विड्रॉ मोर देन व्हाट ही हैज डिपॉजिटेड। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखिए समझिएगा ढंग से। जैसे एक लोन का प्रकार ही ओवरड्राफ्ट। जैसे मान लीजिए मेरा अकाउंट 10 साल से किसी बैंक में है और मैं बैंक का गुडविल माना हुआ कस्टमर हूँ, है ना। मेरे बैंक में जो भी मैंने लोन लिए टाइम से चुकाए, बैंक से रिलेशन अच्छे बना के रखे, तो बैंक मेरे को अपनी मर्जी से ओवरड्राफ्ट प्रोवाइड करवाता है। जैसे मान लीजिए मुझे वो बैंक बोलता है कि हम आपको 10,000 का ओवरड्राफ्ट दे रहे हैं। कितने का? 10,000 का। इसका मतलब ये है कि मैं अपने बैंक, मैंने मान लीजिए बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है, नीचे तक गिरता हुआ 1 लाख बना, मान लीजिए यार, है ना, 1 लाख रुपए पड़ा है। अब 1 लाख का क्या होता है, जैसे मान लीजिए 1 लाख है, अब बैंक ने मुझे 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दे रखा है, तो 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट दे रखा है ना, तो मैं किसी टाइम पे अगर मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं जितना डिपॉजिट है उससे 10,000 ज़्यादा बैंक से विड्रॉ कर सकता हूँ। 1 लाख था मेरे को, तो 1,10,000 रुपये मैंने बैंक से निकाल लिया, मेरा खाता -10,000 में चल गया, वो बैंक ओवरड्राफ्ट में डाल देगा। ठीक है, फायदा क्या है आप कहेंगे, तो लोन ही हो गया, है ना, वो भी छोटा सा लोन हुआ 10,000 का। एक महत्वपूर्ण फायदा है इसमें कस्टमर लेने वाले का फायदा यह है कि ओवरड्राफ्ट पे बैंक ब्याज नहीं लेता। क्या नहीं लेता? ओवरड्राफ्ट पे बैंक इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है, लेकिन मिलता सबको नहीं है। आज मैं खाता खुला लूँ, है ना, 2,000 रुपये में खाते में डालूँ और हाथों हाथ बैंक को बोलूँ मेरे को 10,000 का ओवरड्राफ्ट दे दो, है ना। मैं, आप समझिए बात को, मैं लाखों के ट्रांजेक्शन करूंगा ना, तब जाके बैंक 10,000 का ओवरड्राफ्ट देता है मेरे को। लाखों के ट्रांजेक्शन, बैंक को पूरा कंफर्म होना चाहिए कि ओवरड्राफ्ट आ जाएगा वापस, क्योंकि रिस्क है बहुत बड़ा, है ना। आपने उससे कुछ ना कोलेट्रल रखवाई, ना कुछ गिरवी रखवाया, ना उससे ब्याज ले लो, है ना। लेकिन वो जब लाखों में ट्रांजेक्शन करता है तो उसके लिए 10,000 क्या वो चुका देगा। शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, ये सबको नहीं मिलता। गुडविल अच्छी होनी चाहिए, इमेज अच्छी होनी चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है वो अच्छे से इस्टेब्लिश होना चाहिए, आप अच्छे तरह से उसको रन करते हो, टाइम से लोन पे करते हो, टाइम से सारे काम करते हो, तो ही ये होगा, आपके अकाउंट में बैलेंस अच्छा रहता है। तो बैंक कहता है कि 10,000 की आपको छूट है, आप 10,000 रुपये ज़्यादा देख लीजिए ना, अलाउइंग हिम टू विड्रॉ मोर देन व्हाट ही हैज डिपॉजिटेड, जितना उसने डिपॉजिट किया उससे ज़्यादा वो विड्रॉ कर सकता है ओवरड्राफ्ट के केस में। ब्याज बैंक नहीं लेता, तो ये थोड़ा फायदा होता है लेने वाले कस्टमर को। तो ये अपना ये भी हो गया। अदर वर्क्स ऑफ कमर्शियल बैंक हम लोग पार्ट नंबर 7 में करेंगे। थैंक यू।